जनाब ज़रा ध्यान दें ऊपर की। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी फंक्शंस की, कि फंक्शंस किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं और इसको बंद कर दें, सिस्टम्स वगैरह बंद करें और ध्यान ऊपर दें। फंक्शंस को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल हम पास करते हैं उसकी हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी। अभी उसी को हम थोड़ा सा तफसील से देखना चाह रहे हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने स्क्वायर के फंक्शन को एक एक्स वेरिएबल पास किया था और वहाँ पे एक्स वेरिएबल एक रिसीविंग एंड पर भी मौजूद था, ठीक है, एक पैरामीटर भी मौजूद था और हमने आर्ग्यूमेंट के तौर पे एक्स की वैल्यू उसको भेजी थी। फिर हमने वाई की वैल्यू भेजी थी उसको और वहाँ पे रिसीव वो एक्स में ही हुई थी, याद है जी। तो एक्स एक उसका लोकल वेरिएबल था जो उसके अपने फ्रेम के अंदर था और एक ग्लोबल के अंदर भी एक्स मौजूद था, तो दोनों एक्सेस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, याद है जी। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि आपको वेरिएबल किस फ्रेम में नज़र आ रहा है और अगर आप किसी फ्रेम के अंदर हैं वहाँ से आपको कौन कौन से वेरिएबल्स नज़र आते हैं और अगर कोई वेरिएबल आप कहीं पे डिफाइन करते हैं तो वो कहाँ तक नज़र आएगा, इस सारे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्कोप, ठीक है। स्कोप बेसिकली कहते हैं बाउंड्री को, ठीक है, बाउंड्री या लिमिटेशन को स्कोप कहा जाता है। तो किसी भी वेरिएबल का स्कोप वो जगह होती है, वो सारा एरिया होता है जिसके अंदर वो वेरिएबल नजर आता है। वेरिएबल क्या होता है, एक डब्बा होता है ना, उसका नाम होता है साथ। तो जिस जिस जगह पे ये वेरिएबल का डब्बा नजर आ रहा होता है और उसकी वैल्यू को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसको कहा जाता है स्कोप ऑफ द वेरिएबल, ठीक है जी। या दूसरे अल्फाज में इसको कहते हैं लेक्सिकल स्कोप, LEXICAL, लेक्सिकल स्कोप, ठीक है जी। स्कोप आमतौर पर कहा जाता है इसको। तो हम स्कोप की थोड़े से एक एग्जांपल देखना चाह रहे हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि किस वेरिएबल का स्कोप कहाँ पे होता है, ठीक है जी। तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। पहले इस एग्जांपल को समझेंगे ये क्या कर रही है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया f के नाम से, ठीक है। ये फंक्शन करता कुछ भी नहीं है, सिंपली हम देखना चाह रहे हैं कि स्कोप किस किस्म के हैं। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया x का। तो यहाँ पे देखें, एक इसका इनपुट है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, पैरामीटर, ठीक है। एक पैरामीटर है x, सही हो गया। अब इसके अंदर जो हम वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक x है, एक p है और एक y है, ठीक है। ये तीन चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका जो इनपुट वेरिएबल है वो सिर्फ एक है, x, ठीक है। तो ये y और p कहाँ से आएंगे ये हम देखना चाह रहे हैं बेसिकली, समझ आई बात कीजिए। इसके अंदर तीन चीजें हमने इस्तेमाल की हैं, एक तो इसको इनपुट के तौर पे भेज दी जाएगी, बाकी दो कहाँ से आएंगी ये हम देखना चाह रहे हैं, सही है जी, क्लियर है। तो ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो गया। ये सिंपली क्या करता है, y को 1 वैल्यू असाइन करता है, x के अंदर x प्लस वाई की वैल्यू सेव करता है, फिर प्रिंट करता है x इज इक्वल टू जो x की वैल्यू है और p इज इक्वल टू जो p की वैल्यू है, ठीक है। और रिटर्न कर देता है x की जो भी वैल्यू इसको भेजी गई थी वो एज इट इज वापस भेज देता है, ठीक है। उसके अंदर 1 ऐड कर देता है क्योंकि y की वैल्यू 1, क्लियर है जी। तो ये फंक्शन कोई ऐसा कोई काम का काम नहीं कर रहा, सिर्फ ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसको जब हम कॉल करते हैं तो उससे पहले हम एक p डिफाइन करते हैं, p इज इक्वल टू 20, ठीक है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 और फिर हम कॉल करते हैं f ऑफ x को। ये जो ऊपर फंक्शन हमने डिफाइन किया इसको हम कॉल करेंगे और जो ये वैल्यू हमें वापस भिजवाएगा वो हम सेव कर देंगे z के अंदर, ठीक है जी। पहले इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं और उसके बाद फिर इसको खुद हम हाथ से रन करते हैं और फिर इसको ट्यूटर में ले जाकर रन करते हैं, ठीक है जी। 2-3 तरीकों से इसको रन करेंगे, ज़रा देखें। तो सबसे पहले फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया, शिफ्ट एंटर, तो इसने डिफाइन उसको कर दिया, हमें नज़र ऑब्वियसली कुछ भी नहीं आया। अब हम करेंगे p इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू f ऑफ x। तो जब ये देखें, ये जो हम ट्यूटर में जो काम करते हैं ना कि नेक्स्ट 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 करके हम एग्जीक्यूट करते हैं, जब यही काम हम हाथ से करते हैं, कंप्यूटर के जरिए से नहीं करते, तो इसको कहा जाता है कोड को ड्राई रन करना, ठीक है। ड्राई रन करने का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली उसको टेस्ट कर रहे हैं खुद अपने दिमाग में या अपने कागज के ऊपर कि ये क्या काम करेगा। तो ये जो अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये भी हम ड्राई रन कर रहे हैं। देखें, हमने कहा कि p इज इक्वल टू 20, तो p के अंदर वैल्यू चली जाएगी 20 की, सही है, चली जाएगी ना। अभी हमने किया नहीं, एग्जीक्यूट नहीं किया, लेकिन हम सोच रहे हैं, इसको कहते हैं ड्राई रन करना। तो अभी हम पहले इसको ड्राई रन कर रहे हैं। फिर x इज इक्वल टू 3, तो x एक वेरिएबल बनेगा, उसके अंदर वैल्यू चली जाएगी 3। फिर y इज इक्वल टू 2, y एक वेरिएबल बनेगा, उसके अंदर वैल्यू चली जाएगी 2, सही है। और फिर f ऑफ x कॉल होगा, x को हम क्या यहाँ पे भिजवाएंगे, x के ऊपर क्या वैल्यू थी 3, ये 3 हम f को भिजवाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे x के अंदर आ जाएगा 3, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, तो x में क्या चला जाएगा 4। आउटपुट क्या आना चाहिए, x इज इक्वल टू 4 और p इज इक्वल टू, यहाँ पे p नहीं है अब कहीं पे, तो ये p कहाँ से आएगा। लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब p आपके पास लोकल फ्रेम में ना मौजूद हो तो ग्लोबल वेरिएबल वाली सारी चीजें आपको नजर आती हैं, ग्लोबल फ्रेम वाली। अगर पहले ग्लोबल में ना हो, अगर ना हो तो फिर नेम एरर आएगा, ये इधर नेम एरर नहीं है, अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने देखें फंक्शन ऊपर डिफाइन हुआ है लेकिन कॉल हम इसको बाद में कर रहे हैं। जब हम इसको कॉल कर रहे हैं उस टाइम पे p मौजूद है, करके देखते हैं, अभी सबर करें थोड़ा सा, ठीक है। तो p इज इक्वल टू, यहाँ पे p की जो हमने वैल्यू दी थी 20 वो आ जाएगी,
सही है जी। लक्षात लपरे देखा थे ये ठीक है, नजर आ रहा है ना? चले रहने देते, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे आउटपुट क्या कर देगा? p इज इक्वल टू 20, ठीक है। और रिटर्न x, ये x क्या वापस भेजेगा? x की क्या वैल्यू है अभी? 4। यहाँ पे 3x की वैल्यू 3 हमें भेजी गई थी, +1 हमने करके 4 उसके अंदर सेव कर दिया, 4 की वैल्यू हमें वापस मिली, तो z में जाके क्या सेव हो जाएगा? 4। तो अब ये आउटपुट करेगा z इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल है कि x क्या होगा, ठीक है। तो इसको खैर है थोड़ी देर छोड़ दें कि x क्या होगा। और फिर y है, y की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इख्तिलाफ है, तो इसको भी रन करके देखते हैं। लेकिन इतना फैसला हो गया कि z इज इक्वल टू 4 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, z इज इक्वल टू 4 आ गया। p कहाँ से आउटपुट कर रहा है? अच्छा सॉरी, ठीक है। ये देखें, पहले x इज इक्वल टू x, ये वाला आउटपुट हुआ x इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 20, यहाँ से आउटपुट हुआ p इज इक्वल टू 20, फिर यहाँ पे z इज इक्वल टू 4 जो हमने फैसला किया था, तो वो भी आउटपुट हो गया, ठीक है। और x और y को छोड़े वो ट्यूटर में देखते हैं। ये समझ आ गया हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली में देखना चाह रहे हैं कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये हमने खिचड़ी खुद बनाई है, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा वेरिएबल किस जगह पे स्कोप डिफाइन कहाँ पे होता है इसका, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम ले जाते हैं ट्यूटर में, ठीक है जी। इसको हम करते हैं विजुअलाइज एग्जीक्यूशन। ओके, एरर क्या है? क्या एरर है जी, बता सकता है? ये एरर इसका नहीं है, मैंने रन ही नहीं किया बता जी जनाब। ये देखें, हम ध्यान इस तरफ रखेंगे, अच्छा इधर उधर नहीं देखेंगे। कॉन्सेप्ट जो है आसान है, लेकिन उसूल समझने की ज़रूरत है, तो उसूल समझें, ठीक है। उसूल को समझें अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम कॉल करेंगे डेफ, पूरे का पूरा डेफिनेशन क्या है? एक स्टेटमेंट है, पूरी की पूरी उसको दी गई। क्या है ये? हमने रेसिपी उसको दे दी, कॉल अभी तक नहीं हुई, उसके अंदर पी का कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी तक उसको हमने एग्जीक्यूट करना शुरू ही नहीं किया कि हमें पी का मसला है, ठीक है जी। हमने उसको बता दिया कि ये एक फंक्शन है, ये आप अपने पास रख लें, अभी एग्जीक्यूशन शुरू नहीं हुई, ठीक है। तो एक हमारे पास एफ ऑफ एक्स बन गया, और उसका नाम क्या है? एफ। ये ग्लोबल फ्रेम है, दोनों चीजों को देखेंगे, ठीक है। ग्लोबल फ्रेम को भी देखें और कोड को भी साथ साथ देखें। अब हम करते हैं p इज इक्वल टू 20, जब हम इसको फॉरवर्ड करेंगे तो क्या होगा? एक वेरिएबल बन जाएगा ग्लोबल फ्रेम में जिसका नाम है p और उसकी वैल्यू है 20, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, x इज इक्वल टू 3, एक 3 बन गया। फिर हम जाते हैं y इज इक्वल टू 2, तो y 2 बन गया। अब हम कॉल करेंगे z इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो x की क्या वैल्यू है? देखें यहाँ पे अब दिमाग अब आप लोगों ने नहीं इस्तेमाल करना, उसूल आपको पता है। हम कहाँ पे चल रहे हैं? ग्लोबल एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। तो जब हम ग्लोबल के अंदर हैं, तो ग्लोबल के अंदर x को ढूंढेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो हम f को भिजवाएंगे। तो x की क्या वैल्यू है? 3, ये 3 हम f को भिजवाएंगे। वो f के अंदर जो x एक इनपुट है, जिस x का इस बाहर वाले x से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग x है, ठीक है। उसके अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी? 3। देखें, अब वो x एक अलग है, ये x अपनी जगह पे रह गया, और वहां पे एक खुद नया एक x बन गया, ठीक है। तो उसूल नंबर 1, जो भी इनपुट पैरामीटर होता है वो आपके फ्रेम के अंदर, फंक्शन के फ्रेम के अंदर नया बनाया जाता है, नया वेरिएबल बनेगा वो, ठीक है। तो इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर होगा, ठीक है। उसूल समझ आया? जब भी कोई नया इनपुट वेरिएबल आएगा, किसी भी फंक्शन के इनपुट वेरिएबल्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे, जब उनको आर्ग्यूमेंट पास किया जाएगा तो इनके लिए नया वेरिएबल बनाया जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया? अच्छा, तो x के अंदर वैल्यू चली गई 3, इस x का ग्लोबल वाले x के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जरूरी कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है जी। ये वही है जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, इस x का ग्लोबल x के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दो अलग अलग वेरिएबल हैं। अब इस फंक्शन के अंदर जब भी हम x कहेंगे तो वो ये वाला x मुराद होगा जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आपके f के फ्रेम के अंदर जो कि अभी हाईलाइटेड है, जब भी हम x लिखेंगे तो उससे ये वाला x मुराद होगा जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इसके फ्रेम के अंदर, ठीक है जी। अब हम कहते हैं, ये भी देखें हम यहाँ पे हैं, हमने कहा y इज इक्वल टू 1, सही है। जब हमने y इज इक्वल टू 1 कहा तो देखिए y यहाँ पे नया क्रिएट किया गया, ग्लोबल फ्रेम में एक y मौजूद था। दूसरा उसूल देखें, एक उसूल हो गया ना कि जो भी इनपुट पैरामीटर होगा उसके लिए एक नया वेरिएबल बनाया जाएगा। नंबर 2, जब भी किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर वैल्यू असाइन की जाएगी, रीड नहीं, जब वैल्यू असाइन की जाएगी तो फंक्शन के अंदर एक नया वेरिएबल उसके लिए बनाया जाएगा, ठीक है। हर लैंग्वेज के अंदर उसूल कुछ थोड़े बहुत फर्क होते हैं, ये अब पाइथन के रूल हम देख रहे हैं, समझ आ रही बात की जी।
पाइथन का उसूल ये, कुछ लैंग्वेजेस में ऐसा ही होता है कि वो उसको इस्तेमाल करेगा। पाइथन का उसूल ये है, गौर से सुने उसूल को, इसके बाद एक एग्जांपल हम करेंगे, उसके अंदर एग्जैक्टली ये एक रूल इस्तेमाल होगा, समझने की जरूरत है। जब भी फंक्शन की बॉडी के अंदर आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे तो उस वक्त ये वाला वेरिएबल इस फंक्शन के फ्रेम के अंदर डिफाइन किया जाएगा, नया बनाया जाएगा। यहां पे ग्लोबल को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद इसके ऊपर दोबारा आएंगे, लेकिन उसूल ये समझे कि जब भी आप कोई वैल्यू असाइन करेंगे किसी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को, तो वो वाला वेरिएबल इस लोकल फ्रेम के अंदर नया बनाया जाएगा, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू 1 की वजह से यहां पे एक नया y बनाया गया है, वो ऊपर वाले y को 1 वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है। इसकी वजह जो है थोड़ी देर में उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है जी। बात क्लियर है, इसको पूरा एग्जीक्यूट करते हैं, फिर बात करते हैं थोड़े से जो क्यों वाले वजूहात थोड़ी देर बाद देखते हैं। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो x भी यहाँ पे लोकल फ्रेम में मौजूद है और y भी लोकल फ्रेम में मौजूद है, तो दोनों कहाँ से रीड किए जाएंगे? लोकल फ्रेम में से, ठीक है। अगर y यहाँ ना होता तो हम ग्लोबल फ्रेम से देखते, लेकिन यहाँ पे y मौजूद है तो हम क्या करेंगे? 3 + 1 इज इक्वल टू 4, x में क्या चला जाएगा? 4, ठीक है जी, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं? p इज इक्वल टू p जब हम करते हैं, पहले प्रिंट कर लें चले इसको, ये जब हम प्रिंट करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या आउटपुट में नजर आ जाता है? x इज इक्वल टू 4, ठीक है जी, क्लियर है, सही है। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू ये वाला 4 हमने देखा, ये वाले 3 के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमें जो x इस फ्रेम के अंदर नजर आ रहा है वो ये वाला x है, ठीक है जी। अच्छा, अभी देखें, अभी हम कहते हैं प्रिंट p इज इक्वल टू p। अब p इस लोकल फ्रेम में मौजूद नहीं है तो हम इसको कहां ढूंढेंगे? ग्लोबल फ्रेम में। जब हम ग्लोबल फ्रेम में जाएंगे तो वहां पे हमें p नजर आ जाएगा 20। तो अब चूंकि हम p से वैल्यू रीड कर रहे हैं तो इसको लोकल फ्रेम में डिफाइन नहीं किया जाएगा। उसूल क्या था कि जब आप कोई वैल्यू असाइन करेंगे लोकल फ्रेम में तब वो यहां पे डिफाइन किया जाएगा। अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो वो यहां पे नहीं है। चूंकि वो यहां पे नहीं है तो इस वजह से वो आप ग्लोबल से उठा सकते हैं, ठीक है जी, बात समझ आ रही है जी। अच्छा देखें, प्रिंट p इज इक्वल टू p, तो यहां पे p इसको नहीं मिला, ये ग्लोबल फ्रेम में गया, वहां पे इसको 20 नजर आया तो इसने आउटपुट कर दिया p इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये पुराना उसूल है जी। अगर आप कह दें ऊपर p इज इक्वल टू 5 लेट से, तो फिर ये लोकल फ्रेम वैल्यू लेगा। दो अलग अलग वेरिएबल्स हो जाएंगे। अगर आपने लोकल इस फंक्शन के अंदर कहीं पे p को कोई वैल्यू असाइन कर दी, लेट से 20 ही असाइन कर दी, तो एक p ग्लोबल होगा जिसकी वैल्यू 20 होगी, एक p लोकल होगा जिसकी वैल्यू 20 होगी, लेकिन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। बस जो दोनों का नाम एक है और दोनों की वैल्यू एक है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस p को अगर आप 20 से 21 कर दें तो वो अपनी जगह पे 20 ही रहेगा, ठीक है। उसूल देखें, अभी तक नया उसूल सिर्फ एक आया है कि आपके पास अगर असाइनमेंट आपने फंक्शन के अंदर की तो नया वेरिएबल फंक्शन के फ्रेम के अंदर बनाया जाएगा, अगर आपने असाइनमेंट नहीं की तो वो नहीं बनाया जाएगा। वो एक पुराना उसूल है कि अगर लोकल वेरिएबल कोई फंक्शन में मौजूद नहीं है तो हम ग्लोबल से रीड करते हैं, वो पुराना उसूल है, वो नया उसूल नहीं है। तो p की जो वैल्यू हमने आउटपुट की है ये पुराना उसूल है, नया उसूल नहीं है। समझ आ रही बात की जी, ठीक है। तो नया उसूल अभी तक एक आया है कि अगर फंक्शन के अंदर आपने कोई वैल्यू उसको असाइन की तो इस फंक्शन के फ्रेम के अंदर नया वेरिएबल बना के उसको रखा जाएगा। और इसी वजह से जो x को हमने नया यहाँ पे बनाया तो वो भी इसी वजह से बनाया है क्योंकि x को बेसिकली आपने 4 वैल्यू असाइन की है। तो ये दोनों एक ही उसूल की दो एप्लीकेशंस हैं। समझ आई बात की जी? ये जो मैंने कहा ये समझ आई आखिरी बात कि y इज इक्वल टू 1 हमने लिख के किया है और जब फंक्शन कॉल होती है तो x इज इक्वल टू 4 इंटरप्रेटर खुद कर देता है। तो ये वही उसूल है कि अगर किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाएगी तो उसके लिए नया वेरिएबल इस फ्रेम के अंदर बनाया जाएगा और उसको वो नाम दे दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी y यूज होगा तो फिर लोकल से यूज होगा, क्योंकि हमने असाइन किया हुआ है। बिल्कुल, जब तक हम इस फंक्शन से वापस बाहर नहीं जाते तब तक ये इस्तेमाल होगा। जब हम फंक्शन से बाहर जाएंगे तो भी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं रिटर्न x, तो वैल्यू हम क्या वापस भेजेंगे? 4, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं रिटर्न x, तो x को इवेल्युएट किया, वैल्यू क्या आई? 4, और 4 हमने वापस अब भेजेंगे। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से हमें नजर आएगा कि रिटर्न वैल्यू इज 4। जब ये रिटर्न वैल्यू वापस जाएगी तो हम कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ पे z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो z के अंदर क्या वैल्यू आ गई? 4। और देखें जब हमने फंक्शन से रिटर्न कर लिया तो फंक्शन का फ्रेम खत्म, उसके अंदर जो भी वैल्यूज थी वो सारी खत्म, ठीक है। ये जरूरी बात है, जब फंक्शन अपना आउटपुट जनरेट कर देता है तो फंक्शन का पूरा फ्रेम खत्म हो जाता है। क्लियर है जी? अच्छा अभी आगे देखें, अगेन उसूल को समझे तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। z की वैल्यू हमें चाहिए, z को अभी हमने क्या असाइन किया है? 4, तो प्रिंट z इज इक्वल टू z से क्या आ जाएगा? z इज इक्वल टू 4। अभी हम कहते हैं x इज इक्वल टू x, तो वो जो x हमने चेंज किया था वो तो खत्म है, वो तो है ही नहीं, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो x
ओरिजिनली ग्लोबल फ्रेम के अंदर मौजूद था वो अभी भी वैसे का वैसा ही है, इस वजह से इसमें आउटपुट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। और y इज इक्वल टू, हमने वहां पे y इज इक्वल टू 1 किया था, लेकिन वो y कुछ और था, और ये ग्लोबल फ्रेम वाला y जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू क्या है 2, तो y इज इक्वल टू 2। समझ आई जी बात की, ठीक है। तो नया उसूल इस पूरे कोड में, हमने खिचड़ी बहुत बड़ी थी, लेकिन नया उसूल क्या देखा कि अगर किसी फ्रेम के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन करते हैं तो वो वेरिएबल पाइथन लैंग्वेज के अंदर उस फंक्शन के फ्रेम के अंदर नया बनाया जाता है, ठीक है, चाहे वो ग्लोबल में मौजूद हो या ना हो। समझे, ये नया उसूल एक हमने देखा है, कोई नया उसूल नहीं देखा हो इसके अलावा, ठीक है। वो उसूल पुराना है कि अगर लोकल कोई आपने वेरिएबल रीड करने की कोशिश की और वो लोकल में मौजूद नहीं है तो हम ग्लोबल में जाके देखते हैं, ठीक है, वो एक अलग उसूल, वो पुराना उसूल है। में सिर्फ इसको डिक्लेयर करें, असाइनमेंट ना करें। पाइथन में आप सिर्फ डिक्लेयर कर नहीं सकते, डिक्लेयर नहीं होता ना पाइथन में, तो आप कहते हैं y इज इक्वल टू फलाना, डिक्लेयर आप कर नहीं सकते पाइथन में सिर्फ, ठीक है जी। ये बात समझ आइए जी। अब जरा ये समझें कि अगर ग्लोबल में कोई चीज़ है तो उसको हम छेड़ना क्यों नहीं चाहते। हमने कहा ना असाइन करेंगे तो अपना वेरिएबल बनेगा, वो क्यों, क्योंकि देखें आपके पास ग्लोबल ऐसी चीज़ है जिसको सब लोग देख रहे हैं, गौर से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कंप्यूटर्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें और मेरी तरफ देखें, जब मैं ये खत्म कर लूँ उसके बाद अपने टाइम में बैठ के कोड करते रहें इसको, ठीक है, जरूर एग्जीक्यूट करें लेकिन अपने टाइम में। आपके पास ग्लोबल में कोई डाटा मौजूद है और ये एक फंक्शन है, हम ये कहते हैं कि हम इसको कॉल करेंगे। देखें कॉन्सेप्ट याद करें, एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था, हम इसको इनपुट भिजवाएंगे और इसका आउटपुट हमें आएगा, इसकी वर्किंग के साथ हमारा ताल्लुक नहीं होगा, जबकि ये एक ऐसी चीज है जिसको हम देख सकते हैं। तो अगर ये इसके साथ छेड़खानी कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी वर्किंग के साथ हमारा ताल्लुक है। बात समझ आइए, ये एक ऐसी चीज है जिसको हम देख सकते हैं। तो अगर वो इसके साथ छेड़खानी कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है, तो इसका मतलब है कि उसकी इंटरनल वर्किंग के साथ हमारा ताल्लुक है, क्योंकि हमारे एक वेरिएबल को चेंज कर रहा है ना। तो एब्स्ट्रैक्शन खराब होगी। एब्स्ट्रैक्शन क्या कहती थी, हम इनपुट भेजेंगे, वो हमें आउटपुट भेजेगा, उसकी इंटरनल वर्किंग के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, जिसका कि मतलब है कि उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर वो ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करता है, y इज इक्वल टू 1 करता है और ये ग्लोबल वाला y चेंज हो, इसका मतलब है कि उसने इनपुट और आउटपुट के अलावा किसी और चीज को भी चेंज किया है और हमारे ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है। समझ आ रही बात की। तो एक इफेक्ट मेरे ऊपर आ रहा है, इस तरीके से जिन जिन को ये ग्लोबल वेरिएबल नजर आ रहा है उन सारों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, विच इज टू से कि पूरे के पूरे प्रोग्राम के ऊपर इस एक फंक्शन की वर्किंग का इफेक्ट जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्शन हमने तबाह बर्बाद कर दी। समझ रही बात की, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल सबको नजर आ रहा है, अगर कोई भी फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर से इस ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करता है, इसका मतलब है वो पूरे प्रोग्राम को इफेक्ट कर रहा है अपनी इंटरनल वर्किंग की वजह से, जिसका कि मतलब है कि हमने एब्स्ट्रैक्शन ठीक नहीं की है। इसको कहा जाता है लीकी एब्स्ट्रैक्शन। ये एब्स्ट्रैक्शन लीक कर रही है, इसमें से गंद वाला बाहर आ रहा है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शन अगर लीकी है तो इसका मतलब है कि आपका ये फंक्शन वैसा काम नहीं कर रहा है जैसा हम चाहते हैं, कि हम सिर्फ इनपुट भेजें और हमें आउटपुट आए, इंटरनल वर्किंग के साथ हमारा ताल्लुक ना हो। अब इंटरनल वर्किंग के साथ हमारा ताल्लुक हो गया है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। समझ आई बात कीजिए, क्लियर है, अच्छे तरीके से क्लियर है जनाब। इसका सोल्यूशन जनरल ये है कि ग्लोबल वेरिएबल्स आपको नहीं चाहिए। आमतौर पे कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि आपको एक्सप्लिसिटली फोर्स करती हैं कि आपके पास ग्लोबल वेरिएबल्स हो ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस फोर्स आपको नहीं करती। पाइथन ये काम करता है कि मिडल ग्राउंड लेता है आपको। अगर आप कोई वैल्यू असाइन करना चाहेंगे, इसका मतलब है कि आप चेंज करना चाह रहे हैं। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप ग्लोबल को नहीं चेंज करेंगे, आप अपने वेरिएबल को चेंज करेंगे। समझिए बात की, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो एक सेकंड, तो ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करना क्यों अच्छी बात नहीं है? ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करना अच्छी बात इस वजह से नहीं है कि अब आपके सारे के सारे फंक्शंस, उनके ऊपर इफेक्ट आएगा इस फंक्शन की वजह से। तो हमने कहा था ना कि हम इस डब्बे को निकाल के इसकी जगह कोई और डब्बा डालेंगे, तो अब चूंकि इस डब्बे का इफेक्ट बाकी सबके ऊपर आ रहा है, तो अब हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। जब हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते तो अब हमारी वो जो शुरू से हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि हम मुख्तलिफ डब्बों को मिला के एक चीज बनाएंगे और एक डब्बा निकाल के दूसरा डालेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब वो फर्क पड़ेगा। तो जितना हमने कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग देखे थे, सारे के सारे स्ट्रेंथ देखी थी, वो सारी की सारी स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो जाएगी यहाँ पे। समझ आ रही बात कीजिए जी। आपके साथ अगर कैलकुलेटर को कोड करना है तो ग्लोबल में सिर्फ हम उसको कॉल करेंगे और अदरवाइज जी 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 आमतौर पे देखें, आप चाहते ये हैं, देखें हम आगे जितना भी काम करेंगे ना, गौर से इधर देखें भाई, इधर देखें, हम आगे जितना भी काम करेंगे हम कहीं पे भी ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल्स इज बैड प्रैक्टिस। ये बस कॉल के लिए यूज होगा। आमतौर पे ग्लोबल वेरिएबल्स आप बनाते ही नहीं हैं। आपकी ऐसे वेरिएबल्स बहुत थोड़े होते हैं जो कि आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम में हर किसी को चाहिए।
ऐसे वेरिएबल्स बहुत कम होते हैं। अगर आप गलत तरीके से कोड करें तो ऐसे वेरिएबल आपको बहुत सारे नजर आएंगे, लेकिन बहुत कम वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कि सबको चाहिए। मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर की आपने जो एग्जांपल दी, तो अगर कैलकुलेटर में आप काम कर रहे हैं, साइन है, तो साइन का काम सिर्फ इसके साथ है कि आपको किस वेरिएबल का साइन निकालना है, या कॉस निकालना है, या टैन निकालना है। उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप इसके आगे फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, या आप इसको किसी के साथ प्लस कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहुत थोड़े पोर्शंस होते हैं जिनका ग्लोबल पोर्शन के साथ ताल्लुक होता है, बाकी सारे हर जगह पे अपनी अपनी जगह पे एब्स्ट्रैक्टेड होते हैं। जैसे अगर एक यूजर है, कोड तो हो गया ठीक है, लेकिन अब जो यूजर ने तो ग्लोबल को यूज करना है, वो जरूरी नहीं है। यूजर देखें, इनपुट चाहिए ना आपको, तो आपको इनपुट चाहिए, तो इनपुट को आप, वो थोड़ा बात की बात है, लेकिन बेसिकली होता है कि इनपुट जिस चीज को चाहिए उस तक आप एक चैनल बनाते हैं, उसके लिए आपको ग्लोबल की जरूरत नहीं है। वो फिर सेपरेट सेपरेट जाएगा। जी जी जी, वो एसेंशियली होता है। चलें, वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा, ठीक है इसको। ये तो फिर हम ग्लोबल की बजाय हम अपने फंक्शन में बिल्कुल जी जी जी, यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमने p = 20 और ये जो लिखा हुआ है, दिस इज बैड प्रैक्टिस, ये नहीं करना चाहिए। अनलेस कि यू हैव अ वेरी गुड रीजन टू डिक्लेयर अ ग्लोबल वेरिएबल, यू डू नॉट डिक्लेयर अ ग्लोबल वेरिएबल। समझ आई बात की? ये पूरी लेक्चर के ऊपर इतनी लंबी तफसील मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आमतौर पे जब हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल इज एन ईजी सोल्यूशन। आपको कोई भी डाटा चाहिए, भाई इसको भी दूंगा और उसको भी दूंगा और उसको भी दूंगा, तो बस इधर बार पड़ा हुआ है, बस जिसको चाहिए ले ले, ठीक है। और ये वो चीज़ है जिसकी वजह से बग्स आते हैं और आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बड़े स्केल के ऊपर नहीं लेके जा सकते। देखें, आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि 10 मशीन के ऊपर रन हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर आपके पास ग्लोबल वेरिएबल है तो आपको 10 मशीन के ऊपर उसको पास करना पड़ेगा, जबकि अगर हर एक के अपने अपने वेरिएबल्स हैं तो वो वहां पे रहे, ये यहाँ पे रहे, ये यहाँ पे रहे। समझ आ रही बात की? ठीक है। इस तरह बहुत सारे मसाइल हैं ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ। अभी हम सारी चीज़ें, चूंकि आप लोगों का तजुर्बा ज़्यादा नहीं है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि ग्लोबल वेरिएबल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप एब्स्ट्रैक्शन को ख़राब कर रहे हैं। ये बात तो समझ आ गई ना? और एब्स्ट्रैक्शन को ख़राब करना वो बुरी बात है, ये हमें पहले से पता है, ठीक है। ऑल्दो कि वो पूरी तरीके से आप लोगों को अभी हजम नहीं होगा कि एब्स्ट्रैक्शन ख़राब होगी तो क्या हुआ, लेकिन इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं वो इसी वजह से देखते आ रहे हैं कि हमने दूसरे को काम हवाले किया, तो वो मुझे जो आउटपुट निकाल के दे रहा है, मेरा सिर्फ उसके साथ काम होना चाहिए, मेरा उसकी वर्किंग के ऊपर, उसकी वर्किंग की वजह से मेरे ऊपर कोई और इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? जी सर, इसकी कोई दो इंपॉर्टेंट वजह बताने की, हम क्यों यूज करते हैं। अगर ये ठीक नहीं, इन जनरल आप ग्लोबल वेरिएबल किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास ऑटो ग्रेडर है हमारा, ठीक है। तो ऑटो ग्रेडर का जो अपना URL है वो एक ऐसी चीज है जो कि पूरे सॉफ्टवेयर में एक ही होगा, ठीक है। वो जो एक URL है वो कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, उसको हम एक किस्म का ग्लोबल वेरिएबल रखते हैं। ऑल्दो कि वो भी ग्लोबल नहीं होता, उसका अपना तरीका है, लेकिन उसको आप ग्लोबल वेरिएबल अगर लें तो इट मेक सेंस, क्योंकि बड़ी बात यह है कि उसको कोई चेंज नहीं करेगा। आमतौर पे उसूल ये है कि ग्लोबल वेरिएबल आप वो ले सकते हैं जिसको लोग रीड करेंगे लेकिन उसके ऊपर चेंज नहीं करेंगे। तो जब कोई उसको चेंज नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि वो इफेक्ट नहीं डालेगा आपके ऊपर। हाँ, लेकिन वो ऑपरेटर्स है ना, वो तो वेरिएबल्स हैं नहीं, तो ठीक है, अगर आप उनको एक तरीके से वेरिएबल भी बना सकते हैं, लेकिन वो फिर ग्लोबल होंगे एक तरीके से, क्योंकि एसेंशियली प्लस जो है वो चेंज नहीं होने लगा, जो प्लस है वो प्लस ही है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देखें, इसको ज़रूर, मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कहता हूँ, इसको ज़रूर रन करके देखें, कुछ वैल्यूज़ चेंज करके इसको देखें, ठीक है। पी को कुछ और वैल्यू दें, वाई को कुछ और वैल्यू दें, ये रन करके जब देखेंगे तब ये हजम होगी, वरना ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी। ठीक है जी। इसकी एक और एग्जांपल भी अभी हम आगे करते हैं। अच्छा देखें, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसके साथ क्या होगा। ओके, ये तो मैंने सारा यहीं पे लिख दिया, मैंने लिख दिया तो फिर फायदा क्या हुआ। देखें, y = 25, ग्लोबल y बन गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई 25। डेफ f of x, प्रिंट y = y, इससे क्या होगा, क्या आउटपुट होगा? फिलहाल तो कुछ भी आउटपुट नहीं होगा ना, क्योंकि हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ जाएंगे, f of x को कॉल करते हैं, x की वैल्यू लेट्स से x = 2, ठीक है। f of x को क्या जाएगा 2, यहाँ पे x में आ गया 2, ठीक है। यहाँ पे हम क्या वैल्यू करते हैं, प्रिंट y = y, y यहाँ पे ग्लोबल, ये लोकल वेरिएबल में डिफाइंड है, कहीं पे असाइन नहीं किया हुआ, इसका मतलब है कि इसका वेरिएबल अपना नहीं होगा। यहाँ पे जब नहीं होगा तो ये कहाँ से उठाएगा, ग्लोबल से। ग्लोबल में क्या वैल्यू है 25। जब आपने 25 इसको दे दी तो आउटपुट आपके पास क्या आएगा, प्रिंट y = 25। ठीक हो गया जी, यहाँ तक कोई मसला हमें नहीं है, रन करके देख लेते हैं, y = 25, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे y = 1 असाइन कर देते हैं y को, उसूल याद है हमने क्या कहा था? उसूल ये था कि फंक्शन की बॉडी में कहीं पे भी अगर वेरिएबल असाइंड है
वेरिएबल को वैल्यू असाइन की गई है तो वो लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल नहीं है। ठीक है, गौर से सुने, पूरे फंक्शन की बॉडी में कहीं पे भी अगर आपने किसी वेरिएबल को असाइन किया है, मिसाल के तौर पे y को, तो अब y जो है वो लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल नहीं है। ठीक है, उसूल क्लियर है सबको? अब दोबारा आए, यानी कि इस सारी जगह पे y लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल है ही नहीं सिरे से। ठीक है, अब आप दोबारा आए, y इज इक्वल टू 25, एक ग्लोबल बन गया 25 के नाम से। ठीक है, फिर आप आए, आपने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसमें ये पता चल गया कि एक x लोकल वेरिएबल होगा और एक y लोकल वेरिएबल होगा, लेकिन हुआ अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप आए, आपने कहा x इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया, ग्लोबल x के अंदर क्या चला गया 2। अब हमने कॉल किया f ऑफ x, x की क्या वैल्यू है 2, सबको क्लियर है 2। यहां पे इस x में क्या गया 2, ये x अलग है वो x अलग है, लेकिन इस x में क्या गया 2। अब हम यहां पे आए, हमने कहा प्रिंट y इज इक्वल टू y, तो यहां तक तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो y है इसकी क्या वैल्यू है, वो तो अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। जिसने इसको वैल्यू देनी है वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन उसूल ये है कि ये लोकल वेरिएबल है, और जब लोकल वेरिएबल होगा तो हम ग्लोबल वेरिएबल नहीं इस्तेमाल कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल लोकल में है। ठीक है, y इक्वल टू 1 है, लेकिन वो अभी तक एग्जीक्यूट हमने नहीं किया हुआ, वो तो जब उस स्टेटमेंट की बारी आएगी तब हम करेंगे ना। गौर से देखें इधर, y इज इक्वल टू 1 की जब बारी आएगी तब वो हम डब्बा बना के उसके अंदर 1 डालेंगे, अभी तक हमने डाला नहीं है, उस तक जब पहुंचेंगे तब करेंगे ना। अभी हम y को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, y एक लोकल वेरिएबल है जिसको अभी तक आपने वैल्यू असाइन नहीं की हुई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपको अनबाउंड लोकल एरर देगा। समझे इसको कि ये क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है, नजर आ रहा है, मैं बोलता हूं, चले मैं बोलता हूं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है अनबाउंड लोकल एरर। ठीक है, लोकल एरर, एरर तो पता चल गया एरर है, लोकल यानी कि फंक्शन के अंदर जो लोकल फ्रेम था उसकी बात हो रही है, और अनबाउंड का मतलब है कि ये वेरिएबल जो है आपने अभी तक बाउंड नहीं किया हुआ। किसी भी वैल्यू को, वेरिएबल को असाइन करने का जो टेक्निकल नाम है उसको कहते हैं वैल्यू को बाइंड करना, इस वेरिएबल के साथ बांधना उसके साथ। ठीक है, बाइंड करना बांधने को कहते हैं ना, हम वेरिएबल के नाम के साथ उस वैल्यू को बांध देते हैं। तो ये कह रहा है कि एक लोकल वेरिएबल है जो कि अभी तक आपने इसके साथ कोई वैल्यू बांधी नहीं है। समझ आ रही है? और नीचे एरर आपको दे रहा है कि लोकल वेरिएबल y रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट, आपने इसको रीड करने की कोशिश की है इसको असाइन करने से पहले, है ये लोकल, फैसला हो गया। वो उसूल हमारा अपनी जगह पे है कि अगर पूरी बॉडी में कहीं पे भी फंक्शन को असाइन किया गया है, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन की गई है, तो वो होगा लोकल वेरिएबल। है वो लोकल, लेकिन अभी तक आपने असाइन किया नहीं है, तो है वेरिएबल सही, एग्जिस्ट होगा, लेकिन अभी तक उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको एरर आ जाता है। समझ आइए बात की? इसका मतलब ये कि y इक्वल टू 1 आप पहले करेंगे तब ये काम सही होगा। अब सही है, ठीक है, क्योंकि अब आपने लोकली वेरिएबल था, वो तो है, जब असाइनमेंट होगी तो वेरिएबल तो लोकल है, लेकिन अब आपने उसको रीड करने से पहले उसको वैल्यू दी है, अब सही है। लेकिन अगर आपने यूं रखा हुआ है तो देखें y इज इक्वल टू तक तो इसने काम सही कर दिया, जैसे ही इसने y की इवेल्युएट करने की कोशिश की, करेगा यही ना कि y को इवेल्युएट करेगा और उससे क्या निकालेगा, वैल्यू निकालेगा। y को इसने इवेल्युएट करने की कोशिश की तो उसको ये पता है कि लोकल वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल जो है फंक्शन के अंदर असाइन किया गया है लोकल, लेकिन अभी तक इसके साथ कोई वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बाइंड नहीं की गई। तो ये आपको एरर क्या थ्रो करता है, अनबाउंड लोकल एरर, यानी कि ये एक ऐसा लोकल वेरिएबल, ये एरर है जो इस वजह से आया है कि एक ऐसा लोकल वेरिएबल है जिसको अभी तक आपने बाइंड नहीं किया, यानी कि अभी तक अनबाउंड है। ये कल को जाके आप बाइंड कर देंगे, लेकिन अभी तक ये अनबाउंड है। समझ आई बात की जी? तो उसूल अगेन इसके अंदर क्या है, नया उसूल कोई नहीं है, लास्ट टाइम जो अभी हमने उसूल देखा है वही उसूल है कि पूरी फंक्शन बॉडी के अंदर अगर कहीं पे भी वेरिएबल को आपने वैल्यू असाइन की है तो वो वेरिएबल जो है वो होगा लोकल। बस ये फैसला हो गया, पूरे फंक्शन बॉडी में कहीं पे भी अगर आपने असाइन किया तो वो लोकल वेरिएबल है, वो ग्लोबल नहीं है। ठीक हो गया? अब जब आपने उसको रीड करने की कोशिश की और इस फंक्शन की बॉडी में आपने असाइनमेंट बाद में की है और रीड पहले कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कोई आनी है लेकिन अभी नहीं है, तो हम वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते। कोई भी पाइथन जो है वैल्यू अज्यूम नहीं करता, कुछ लैंग्वेजेस वैल्यूज अज्यूम करती हैं, पाइथन अज्यूम नहीं करता। समझ आई बात की जी? तो आपको आ जाता है एरर, कौन सा एरर, अनबाउंड लोकल एरर, जिसका क्या क्या मतलब है, जो आपको एक्सप्लिसिटली बता भी रहा है कि आपके पास इसको आपने रेफरेंस पहले किया यानी रीड पहले किया है असाइनमेंट से, असाइनमेंट आप बाद में करेंगे या नहीं करेंगे, बल्कि करेंगे, और रीड आप पहले करने की कोशिश करें। जी किसमें?
नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बैड आइडिया। कंट्रोल ट्रांसफर करना जो तरीके हम देख रहे हैं वही तरीका है, उसके अलावा कंट्रोल ट्रांसफर करने के जो तरीके हैं वो गलत तरीके हैं। जो लोग गो टू स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो वो ना करें, ठीक है जी। जिन लोगों को गो टू स्टेटमेंट का पता है वो अपने दिमाग से उसको निकाल दें, जिनको नहीं पता तो वो शुक्र अदा करेंगे उनको नहीं पता, ठीक है। क्या नहीं, मत करें, बैड आइडिया, ठीक है जी। नो, सिवाय असेंबली लैंग्वेज के कहीं पे इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है जी। ये क्लियर है जी, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि मसला है, ठीक है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ये समझ नहीं आएगी। ये इस किस्म की हरकतें हम खुद नहीं करते। मैंने आप लोगों को पहले भी एक क्लास में बताया था कि हम एक ही नाम के वेरिएबल्स 10 जगह पे इस्तेमाल नहीं करते। तो हम जब खुद कोड लिखते हैं तो ये मसाइल आमतौर पे हमें पेश नहीं आते, लेकिन जब आप एक डब्बा किसी और से उठाएंगे, एक डब्बा कहीं और से उठाएंगे, एक डब्बा कहीं और से उठाएंगे, तो वहां पे ये मसाइल आते हैं, क्योंकि उसने भी वही वेरिएबल का नाम दिया होगा जो इसने दिया होगा, वो भी नम कह रहा होगा, ये भी नम कह रहा होगा, और दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। तो ये मसाइल आते हैं पेश। ये वैसे ही हमें कहानी बनाने के लिए यहाँ पे आपको नहीं बता रहे होते ये चीज़, ठीक है। हम जब खुद कोड लिखते हैं तो हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि भाई मैंने एक दफ़ा वाई इस्तेमाल कर लिया तो बस अब मैं वाई ना इस्तेमाल करूँ, मैं जेड इस्तेमाल करूँ या क्यू इस्तेमाल करूँ या इतने बहुत सारे और पड़े हुए हैं उनको इस्तेमाल करूँ। लेकिन जब आप और लोगों के कोड्स उठा के लेके आते हैं, एक जगह पे जमा करते हैं, जो कि पहले हमने बात की हुई है कि हम चाहते ही हैं कि हमें डब्बे तैयार मिलें, फंक्शंस तैयार मिलें, तो जब आप वो इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं और वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आपको रिजॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है जी। समझ आ रही बात की जनाब? सर ये जो पैरामीटर्स है ये जब फॉर्मल में यूज होगा जैसे नाम, तो सही में एज इट इज ये हम लोकल में तो नहीं कर सकते। असाइन ही करेंगे ना, तो असाइन आप कर सकते हैं इसको वैल्यू, लेकिन जैसे उधर फॉर्मल में नाम होगा और अगर हम कर सकते हैं। देखिए जिस एन कर देते एन यूज कर नाम की जगह, नहीं ऑब्वियसली नहीं कर सकते, जो नाम है वही नाम है, वो यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में कर सकते हैं, हाँ। यहाँ से आप देखिए उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए सवाल ये है कि फॉर्मल पैरामीटर में यहाँ पे पैरामीटर के अंदर अगर x लिखा हुआ है या नम लिखा हुआ है, तो जब आप इसको कॉल भिजवा रहे हैं तो वहां पे आप n यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका उसके साथ कोई सिरे से ताल्लुक ही नहीं है। n को पहले इवैल्यूएट किया जाएगा, जो जवाब आ जाएगा वो वैल्यू उसको भेजी जाएगी, तो उस n और इस नम का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं इसको कह देता हूँ q इज इक्वल टू 2 और f q, तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, क्योंकि उसूल ये है कि पहले q को इवैल्यूएट करेंगे और चीज क्या बन जाएगी f ऑफ 2। तो चाहे वो 2 जो है x से आया है या q से आया है, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अच्छा जी, सही है जी, ये क्लियर है? अच्छा जी, आप लोगों की एक रीडिंग असाइनमेंट है, रीडिंग असाइनमेंट है आप लोगों की। आप लोगों ने ये नोटबुक अगेन शेयर हो जाएगी तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों ने कंपोजिंग प्रोग्राम्स में से सेक्शन 1.3.5 चूजिंग नेम्स एंड 1.3.6 फंक्शंस एज एब्स्ट्रैक्शंस, ठीक है, ये दो सेक्शंस आप लोगों ने पढ़ने हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये रीडिंग असाइनमेंट्स ज़रूरी हैं। जो रीडिंग असाइनमेंट्स मैं यहाँ पे आपको दूंगा वो मैं अज्यूम करूँगा कि आप लोगों ने पढ़ी हैं। नंबर 1, सेशनल में उससे सवाल आ सकता है, ऑल्दो के सेशनल 1 में मैंने सवाल नहीं दिया लेकिन आ सकता है। नंबर 2, अगर सवाल नहीं भी आता तो ये ज़रूरी है, ठीक है, इनके समझने के ऊपर मौकूफ़ है अगले कॉन्सेप्ट्स को समझना, ठीक है जी। तो इस वजह से ये रीडिंग असाइनमेंट ऐसी नहीं है कि हाँ बस दे दी और बस हमने पढ़ी या नहीं पढ़ी, ठीक है। आईटीसी मैंने आप लोगों को पहले बताया था, कंटेंट हम बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर रहे, लेकिन इसके अंदर ये जो रीडिंग असाइनमेंट्स है आप देखें, मैं बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शंस पिक करके आप लोगों को दे रहा हूँ, ये ज़रूरी है रीडिंग, ठीक है। इसलिए मेहरबानी करें, इनको रीडिंग ज़रूर करें, ठीक है जी। एक और फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और वो है कि जब आप फंक्शंस डिफाइन करते हैं तो फंक्शंस किस किस्म के होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी कंपोजिंग प्रोग्राम्स में से कुछ वो ली गई हैं, ब्रीफली हम इनको देखना चाहते हैं। कि सबसे पहली बात ये है कि आपके फंक्शंस जो हैं वो एब्स्ट्रैक्शंस हैं, ये हम बड़ी अरसे से ये बात करते आए हैं। सो देयर ऑपरेशन शुड डिपेंड एज लिटिल ऑन द एनवायरनमेंट एज पॉसिबल, जिसका कि मतलब है कि जो इनपुट दी गई है उसी इनपुट के ऊपर इसको काम करना चाहिए। ये ग्लोबल वेरिएबल्स को रीड करने की कोशिश ना करे ज़्यादा, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स को असाइन करना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन उनको रीड करना भी बड़ी कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस ये इतनी ही बात है, इससे ज़्यादा और देखने की इसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वो रूल्स हैं जो कि आप रिपीटेडली जब आप कोडिंग करते जाएं तो वापस आके इनको बार बार देखें, ठीक है। जब आप कोई फंक्शन नया बनाएं तो आके इस चीज़ को देखें कि भाई आया मैं इन रूल्स को वायलेट तो नहीं कर रहा हूँ कहीं पे, ठीक है जी। समझ आ रही बात की? यहाँ पे बस ये इतनी सी बात है, इसके अंदर ऐसे कोई ख़ास तफसील की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। नेम शुड बी इंट्यूटिव एंड मीनिंगफुल। अगर आप स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका नाम स्क्वायर ही रखें, उसका नाम एस मत रखें, ठीक है, एस क्यू मत रखें, ठीक है। स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो चूंकि स्क्वायर रूट सारी दुनिया को पता है कि SQRT लिखते हैं तो ठीक है, वरना इस किस्म की हरकतें हमें खुद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सारी दुनिया स्क्वायर रूट को SQRT कहती है तो बस ठीक है फिर,
सही है, लेकिन हम अगर अपना कोई फंक्शन बना रहे हैं तो उसको इंट्यूटिव नाम हमें देना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, पैरामीटर्स शुड बी नेम्ड इंट्यूटिवली एज वेल, ये ए बी सी करके नाम ना दिया करें। अगर आपको रेडियस आ रहा है तो रेडियस ही नाम दें उसका, ठीक है, आर नाम ना दें, बेहतर है। सवाल है? अच्छा ठीक है जी, समझिए बात की। अच्छा, और फंक्शंस शुड बी डॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंटेड का क्या मतलब है कि जब भी आप कोई फंक्शन बना रहे हैं, आपको याद होगा बिल्कुल शुरू में कहीं 1901 में हमने ये बात पढ़ी थी कि आपके फंक्शंस की कुछ अजम्पशंस होती हैं, ठीक है, कि मैं इस किस्म के डाटा पे काम करूंगा और ये मेरी अजम्पशंस है, उसके ऊपर मैं काम करूंगा। तो वो फंक्शंस की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको बतानी चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने हेल्प कॉल किया था मैथ डॉट स्क्वायर रूट पे, उसने हमें एक आउटपुट भेजा था ना, ठीक है, वो आउटपुट जो था वो फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन थी। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम खुद कोई फंक्शन लिखेंगे तो हम वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसका तरीकाकार ये है कि आपने मिसाल के तौर पे एक फंक्शन बनाया प्रेशर के नाम से, और ये कैलकुलेट करता है प्रेशर इन पास्कल्स ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, व्हाटएवर दैट इज, मुझे नहीं पता क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये काम करना है तो आप इसके अंदर 3 फंक्शन जैसे ही आप स्टार्ट करें, देखें डेफ, ये फंक्शन का नाम वी टी और एन, ये हमें समझ नहीं आ रहा है, एटलीस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों को शायद आ रहे हो, लेकिन ये वेरिएबल्स उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स का नाम ही वी टी और एन है, ठीक है। जिस तरह एफ इज इक्वल टू एम है तो वहां पे लिखते ही हम एफ इज इक्वल टू एम है, ठीक है। तो ये उसके अपने वेरिएबल्स हैं, ये 3 चीजें लेता है और ये आइडियल गैस इस बदबला फॉर्मूले के जरिए से कंप्यूट करके उसको वापस बताता है कि प्रेशर कितना होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ऐसा कोई फंक्शन लिखते हैं तो डेफ के फौरन बाद जब आप ये कोलन लगा लेते हैं तो ये चीज आप लगाएंगे, इसको कहा जाता है डॉक स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है और ये फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसलिए इसको कहा जाता है डॉक स्ट्रिंग। तो आप फंक्शन के कोलन के फौरन बाद अगली लाइन के ऊपर मल्टी लाइन स्ट्रिंग एक डालेंगे जिसके अंदर आप अपने फंक्शन के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे कि ये क्या करता है, इसकी क्या अजम्पशंस हैं, इसके अंदर जो आपने 3 पैरामीटर डिफाइन किए हुए हैं वो हर एक क्या क्या है, ठीक है। वी अगर किसी को नहीं पता तो वो जब आगे ये करेगा और उसके बाद फिर हम लिखेंगे हेल्प ऑफ प्रेशर, तो वही जो आउटपुट हमें था वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो कोई भी बंदा आपके फंक्शन को जब इस्तेमाल कर रहा है या कल को आप अपने फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वी से मेरी क्या मुराद थी, टी से क्या मुराद थी और एन से क्या मुराद थी। समझ आई बात की जी। तो ये प्रेशर का फंक्शन हमने डिफाइन किया है, लेकिन जैसी हेल्प हमें बिल्ट इन फंक्शन से मिल रही थी वही हेल्प हम भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आप को भी और औरों को भी, ठीक है। तो बेहतर तरीकाकार है कि आप डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग बनाएं जनाब। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। देखें ये जो चीज़ है ना, ये पहली बात तो ये कि जब ये नहीं एग्जीक्यूशन में होती है ये ख़त्म नहीं की जाती, कंपाइलर इसको ख़त्म नहीं करता, इंटरप्रेटर इसको ख़त्म नहीं करता, लेकिन ये बहुत छोटा पोर्शन है। आपका कोड जो है वो कभी भी इतना बड़ा नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि कल को जब आपने इसको इस्तेमाल करना है तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये ऐसा है कि हम कहेंगे जी चूँकि हमारे पास कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है तो ये जो हमारी कोर किताब है ये हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो जितना कोड ज़रूरी है उतनी ज़रूरी चीज़ ये भी है, सही है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम तफसील से बहस करते हैं, लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि आपका कोड बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये काम कर रहा है, लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की है तो कल को इस कोड को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, तो आपका कोड फालतू हो जाएगा। समझ आ रही है? अगर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद ना हो तो आपका कोड इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, तो आपने चाहे जितना भी अच्छा कोड लिखा है तो दैट इज यूजलेस। तो ये भी इतनी ज़रूरी है जितनी आपकी डॉक्यूमेंटेशन, जितना आपका कोड ज़रूरी है। ये तो हम इंटरप्रेटर को बता रहे हैं, यही अगर हम सिर्फ यूजर को बता दें एज अ कमेंट जब आप बताएंगे तो फिर वो इंटरप्रेटर को देने से पहले ख़त्म हो जाएगी, फिर आप ये काम नहीं कर सकेंगे, हेल्प प्रेशर फिर आप नहीं कर सकेंगे। समझ आ रही बात की? तकरीबन हर लैंग्वेज में अपना एक तरीका होता है। जावा में उसको कहते हैं जावा डॉक्स, सी में उसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन बहरहाल पाइथन में उसका नाम है डॉक स्ट्रिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। क्लियर है जी? ये बात समझ आई है? तो इसके लिखने ना लिखने से आपके कोड की एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखी और आप अपना कोड कल को 1 साल बाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये कोड दोबारा लिखेंगे फिर बैठ के, क्योंकि आपको कब समझनी पड़ेगी कि फंक्शन क्या करता है, इसमें क्या असम्पशंस थी। समझ आ रही बात की? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बल्कि मुझे अभी भी ये ख्याल आ रहा है कि इसके ऊपर भी आप लोगों को एक असाइनमेंट दे देनी चाहिए। एनीवे, ठीक है जी, समझ आई बात की जी? क्लियर है? कोई सवाल हो तो पूछें। ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है? अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और देखना चाह रहे हैं। आप लोग ज़रा सांस ले लें, ले लिए सांस? अच्छा चलें आगे चलें। देखें, हमने कुछ स्टेटमेंट्स इस तरीके से देखी थी जो कि एक ही लाइन पे पूरी हो जाती थी। मिसाल के तौर पे हमने लिखा x = 5, एक ही लाइन थी, हमने एग्जीक्यूट किया तो वो साथ ही एग्जीक्यूट होके हमें मिल जाती थी, ठीक है। जबकि एक स्टेटमेंट हमने इस तरह की देखी है जिसके अंदर मल्टीपल लाइंस होती हैं और वो सारी की सारी एक साथ जो है वो इंटरप्रेटर पढ़ता है, रन करता नहीं, पढ़ता है। वो कौन सी है जो मल्टीपल लाइंस ही एक साथ पढ़ता है? नहीं, ये एक ही लाइन है।
नहीं, दो चीज़ें मेरे ध्यान में आ रही हैं, एक जवाब मुझे चाहिए और एक आप दे सकते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टीपल लाइंस होती हैं, एक साथ पढ़ी जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो पूरी की पूरी एक ही स्टेटमेंट है। हमने जो डेफ देखा है, डेफ करके हम नीचे पूरी कहानी करते थे और पूरी की पूरी एक साथ उसको रीड करता था। वो हम क्या कह रहे थे कि ये पूरी आप ले लो, ये रेसिपी है पूरी की पूरी। तो वो क्या है कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर मल्टीपल छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं जी। फंक्शन फिलहाल कह लें, देखिए यहाँ पे इस फंक्शन को देखें, इस फंक्शन को यहाँ पे देखें, डेफ प्रेशर और आगे एक बड़ी सारी कहानी यहाँ पे, एक स्टेटमेंट यहाँ पे, एक स्टेटमेंट यहाँ पे, लेकिन जब मैं शिफ्ट करके एंटर करता हूँ तो ये इस पूरी की पूरी को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको कहा जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो फंक्शन एक किस्म है कंपाउंड स्टेटमेंट की, ठीक है। कंपाउंड किसको कहते हैं? आपके पास होते हैं ना, क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको वाटर कहते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड ऐसी चीज को कहते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं और वो मिलके एक बड़ा सारा एक चंक बनाते हैं, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, एक डेफिनेशन की स्टेटमेंट होती है और प्लस उसकी बॉडी की स्टेटमेंट्स होती है, सारी मिलके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाती है, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, तो ये इसको कहा जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। और कंपाउंड स्टेटमेंट्स की जो शक्ल होती है पाइथन में वो इस तरह की होती है। आपके पास कोई एक हेडर होता है और फिर एक कोलन होता है, ठीक है। अब आप इसको देखें, फंक्शन में ऐसे ही था ना, डेफ फंक्शन का नाम, इनपुट पैरामीटर्स और कोलन, फिर उसके बाद एक इंडेंटेशन होती है, ठीक है, इंडेंटेशन होती है, जो इंडेंटेशन के रूल्स हमने पढ़े हैं, और उसके बाद एक स्टेटमेंट होती है, फिर उसके बाद और इंडेंटेशन और स्टेटमेंट और इंडेंटेशन और स्टेटमेंट, मल्टीपल चलती जाती हैं। जब आपके पास एक बॉडी खत्म हो जाती है तो उसके बाद आप कोई सेपरेटिंग हेडर लगा सकते हैं। फंक्शन के अंदर हमारे पास सेपरेटिंग हेडर नहीं था, लेकिन आपके पास ऐसी कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं, अभी देखते हैं थोड़ी देर में उसको। क्या आपने कहा कि यहां से एक पोर्शन बॉडी का शुरू होगा, यहां से दूसरा पोर्शन बॉडी का होगा, यहां से तीसरा पोर्शन बॉडी का होगा। मिसाल के तौर पे अगर वाकईतन बॉडी को ले रहे तो हम कहेंगे कि जी हेड कोलन और सारा हेड, बॉडी कोलन सारी बॉडी, लेग्स कोलन सारी बॉडी, सारी लेग्स, ठीक है। तो हेड, टॉर्सो और लेग्स, ये तीन सेक्शंस आ सकते हैं पूरी फिजिकल बॉडी के, ऑल्दो के फंक्शन में पूरी की पूरी चीज हम एक साथ ही डालते हैं, समझिए बात की। तो आप दरमियान में सेपरेटर्स भी लगा सकते हैं कि ये एक पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, ये तीसरा पोर्शन है, और ये सारी की सारी मिलके क्या बनाएगी, एक कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी कि सारी की सारी एक साथ रीड की जाएगी। समझ आ रही बात की जी, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं तो जरा समझ आ जाएगी। सिंटेक्स पहले देख लें कि आपके पास हेडर कोलन इंडेंट करके उस हेडर के अंदर जितनी चीजें हैं, फिर एक सेपरेटर कोलन इंडेंट करके उस सेपरेटर के अंदर जितनी चीजें हैं, फिर अगर और सेपरेटर्स हैं तो अगला सेपरेटर कोलन आगे उसकी बॉडी इंडेंटेड, ठीक है जी। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। अब इसकी शक्ल देखें कैसी होती है, एग्जांपल देखें। हमने कहा डेफ परसेंट डिफरेंस, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है के साथ हमारा कोई काम नहीं है, सिर्फ शक्ल इसकी एक दफा दोबारा आपको बता रहा हूं, ठीक है। हमने यहाँ पे इनपुट्स दिए, तो यहां तक ये हेडर है, ठीक है, और ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जब इंडेंट खत्म हो गया तो अब हम वापस आ गए बाहर, ठीक है। यहाँ पे सेपरेटर नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट बाहर आ गए, आगे सेपरेटर भी देखते हैं। क्लियर है जी, बात समझ आ रही है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट की सिर्फ शक्ल इस तरह हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक हेडर कोलन और आगे इंडेंट करके उसकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स आएंगी ताकि वो कंपाउंड हो जाए, ठीक है जी। तो ये अगर हम करते हैं तो ये फंक्शन आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, हमें 25 रिटर्न करता है। ये बताना यहाँ पे मकसद नहीं है कि क्या। अच्छा, इसमें ये बात पहले हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि पाइथन फोर्सेस यू टू डू इंडेंटेशन, ये आपको ज़बरदस्ती करवाएगा। वी आर होपफुल के बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर आप लोगों को इंडेंटेशन की आदत हो जाएगी। लेकिन कल को जब आप और लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर ये इंडेंटेशन ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पे भी इंडेंटेशन ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि अगर इंडेंटेशन नहीं करेंगे तो आपका कोड कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अच्छा जी, और ये स्पेसेस और टैब्स वाली इंडेंटेशन की बात भी हम पहले कर चुके हैं जी। लेट्स से आप सी में इंडेंट नहीं करते या जावा में आप इंडेंट नहीं करते तो कंपाइलर को कोई तकलीफ नहीं है, वो काम ठीक करेगा। पाइथन तो खफा होता है ना, आप लोगों ने देख लिया होगा। इसमें ये होता है कि वो अगर सिंगल लाइन कोड हो तो इंडेंट नहीं करेंगे, अगर मेन उसकी बॉडी नहीं बनाएंगे, अगर वो मल्टी लाइन हो। जी जी जी, लेकिन सिंगल लाइन कोड वैसे भी कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है, वो एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल इंडेंटेशन, आम उसूल ये है कि इंडेंटेशन करें बस, ठीक है। कंपाइलर आपको कहता है कि नहीं कहता, ठीक है, क्योंकि आखिर किसी ना किसी ह्यूमन ने भी इस कोड को पढ़ना होगा, ठीक है। एनीवे, पाइथन में तो बस मजबूरी है, करेंगे करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये हम एक फंक्शन बना रहे हैं, अब गौर से देखें, ये पूरी की पूरी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ऊपर एक हेडर है, कोलन है, और फिर उसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो एक फंक्शन है जिसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है? अगर आप इसको 0 भेजें तो आपको जवाब में क्या भेजता है? 0। गौर से सुने, अगर आप इसको 0 भेजें तो आपको जवाब में भेजता है 0। अगर आप इसको 0 से कोई बड़ी वैल्यू भेजें तो ये आपको जवाब में भेजता है
वही वैल्यू। अगर आप इसको 0 से कोई कम वैल्यू भेजें तो ये उसी वैल्यू को प्लस में साइन कन्वर्ट करके आपको भेजता है वापस, ठीक है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 5, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 0, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 5, ठीक है। माइनस का साइन बेसिकली खत्म करता है, ठीक है जी। अच्छा अब देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू का एक फंक्शन है जो कि एक इनपुट आपसे लेता है x, और ये इसकी डॉग स्ट्रिंग है कि इट कंप्यूट्स द एब्सोल्यूट ऑफ x, ठीक है, एंग लिखे हुए यहाँ पे। अच्छा अब देखें क्या कर रहा है, हमने आपको क्या बताया, ये पूरी की पूरी जो है ये अब खुद एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। गौर से देखें इधर और सिंटेक्स को समझें। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है कि आपके पास एक हेडर होता है और फिर कोलन होता है, ठीक है, फिर कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, फिर उसके बाद एक सेपरेटर होता है और फिर एक कोलन होता है, फिर कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, फिर उसके बाद एक सेपरेटर होता है और फिर एक कोलन होता है और फिर कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं। क्लियर है जी, शक्ल क्लियर है जी। हेडर कोलन स्टेटमेंट्स, फिर इंडेंट खत्म, सेपरेटर कोलन स्टेटमेंट्स, फिर इंडेंट खत्म, सेपरेटर कोलन स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास ये कंपाउंड स्टेटमेंट, तो ये इफ से लेके इस -x के एंड तक ये पूरी की पूरी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका वो कंपाउंड स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है, जो फॉर्मेट है, ये फॉलो कर रही है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये वाली स्पेसिफिक कंपाउंड स्टेटमेंट करती क्या है। हम लोगों ने पहले एक कंपाउंड स्टेटमेंट देखी है डेफ की, जो कि फंक्शन डिफाइन करती है। अभी हम एक और कंपाउंड स्टेटमेंट देख रहे हैं जिसका नाम है इफ, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये क्या करता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली यही काम करता है कि ये आपसे जिस जगह पे देखें, हम कहते थे डेफ, डेफ आगे आपसे क्या चीज मांगता है, फंक्शन का नाम, ठीक है, और उसके बाद क्या मांगता है, उसके पैरामीटर्स की डेफिनेशन, ठीक हो गया। इसी तरीके से इफ आपके पास एक कीवर्ड है, जब आपने इफ लिख दिया तो अब इस इफ के बाद आपसे कुछ चीजें ये इफ मांगता है। वो क्या मांगता है, वो आपसे इफ सिर्फ एक चीज मांगता है, और वो है एक ऐसी एक्सप्रेशन, गौर से सुने, एक ऐसी एक्सप्रेशन जो कि आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करे। इस एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है? 3 किस्म की एक्सप्रेशन हमने शुरू में देखी थी, कॉल एक्सप्रेशंस, न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस, कंडीशनल एक्सप्रेशंस जी। तो वो एक्सप्रेशंस जो कि आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करती हैं, या वो एक्सप्रेशंस जो आपको बूलियन वैल्यूज रिटर्न करती हैं, उनको कहा जाता है कंडीशनल एक्सप्रेशंस। कंडीशनल एक्सप्रेशंस की तफसील हम पीछे पढ़ाए, तो इस पूरी चीज को यहां से हटा दें और यहां पे लिख दें कि हम कंडीशनल एक्सप्रेशन यहां पे कोई इसको देंगे बस, जिसका कि क्या मतलब है कि जब वो इवेल्युएट हो जाएगी, ठीक है, गौर से सुने, जब वो इवेल्युएट हो जाएगी तो वो आखिर में आपको जवाब में क्या देगी, या ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अगर वो आपको ट्रू भेजती है तो इफ ये करता है कि अगर यहां पे इसको ट्रू मिला तो जो यहां पे लिखा हुआ है ट्रू के कोलन के फौरन बाद जो पहले हेडर के अंदर जो स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं उन सारों को एग्जीक्यूट वो करेगा, ठीक है, उन सारों को एग्जीक्यूट करेगा। वरना क्या हो जाएगा, वरना उसी तरह पे काम करेगा, वरना वो ये करेगा कि वो आगे जाएगा फिर, ठीक है। देखें दोबारा सुने, इफ के बाद आपने देनी है कोई एक कंडीशनल एक्सप्रेशन, तो ट्रू एक कंडीशनल एक्सप्रेशन है ना, ट्रू को इवैल्यूएट करेंगे, क्या जवाब में मिलेगा, ट्रू, ठीक है। जैसे 17 इवैल्यूएट करते तो 17 मिलता था, उसी तरीके से ट्रू इवैल्यूएट करेंगे तो जवाब में क्या मिलेगा, ट्रू। अगर आप ट्रू इज ग्रेटर देन 4 इवैल्यूएट करेंगे तो क्या मिलेगा, फॉल्स। तो यहां पे आप क्यों करेंगे, फॉल्स लिख लें। जवाब में आखिर में बूलियन वैल्यू आनी चाहिए, या ट्रू या फॉल्स, ठीक है। जब वो आ जाए आपके पास तो फिर उसूल सिंपल है, बूलियन लाने तक तो आसान है ना काम, वही कंडीशनल एक्सप्रेशन है, आपने उसको इवैल्यूएट करना है, इसके अंदर कोई साइंस नहीं है, वही पुराने उसूल है हमारे, जिस तरीके से कंडीशनल एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होती थी वैसे ही उसको इवैल्यूएट करें। जब वो इवैल्यूएट हो जाए आपके पास क्या आएगा, या ट्रू या फॉल्स, तीसरी चीज कोई नहीं आ सकती, ठीक है, याद है ना। अगर ट्रू आ जाए तो इसके हेडर वाले पोर्शन में जो चीज लिखी हुई है ये उसको एग्जीक्यूट करवाएगा इफ, ठीक है। अगर वो ट्रू ना आए, फॉल्स आ जाए, तो हेडर वाले पोर्शन को छोड़ देगा और आगे वाली चीज को एग्जीक्यूट करा लेगा। समझिए बात की। देखें इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए। ये क्या कहता है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो फिर रिटर्न कर दो x। अब देखें x को लेट से मैंने आपको वैल्यू भिजवाई 5, ठीक है, इस x के अंदर क्या चला गया 5, यहां पे आए, इफ आ गया, ठीक है। इफ के साथ अभी हमने कुछ नहीं करना, इफ को आगे क्या चीज चाहिए, बूलियन एक्सप्रेशन एक चाहिए, ठीक है, कंडीशनल एक्सप्रेशन चाहिए, वो है यहां पे लिखी हुई है। अगर आप यहां पे 4 लिख देंगे तो ये काम नहीं करेगा, खफा हो जाएगा ये, ठीक है। इसको चाहिए कंडीशनल एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बाकी सारी कहानी को भूल जाएं और सिर्फ इसको इवैल्यूएट करें। x के अंदर क्या है 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, ठीक है। जहां पे किसी को मसला मुझे रोकें, ठीक है। ट्रू आ गया आपके पास,
यहाँ पे ट्रू लिख दें। अब इफ का क्या उसूल है कि अगर इफ को यहाँ पे इवेल्युएट करने के बाद ट्रू मिला तो ये हेडर वाला पोर्शन एग्जीक्यूट करवाएगा। ये यहाँ पे आ गया, दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या है, रिटर्न एक्स एक स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे, इफ के साथ हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। एक्स की क्या वैल्यू है 5, ठीक है। 5 वैल्यूएट किया, रिटर्न वैल्यू क्या हो गई 5, और ये 5 की वैल्यू वापस भेज देगा। तो जब हमने 5 अंदर भेजा था तो वापस जवाब में क्या किया 5। अब 0 भेजते हैं, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू 0, यहां पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ट्रू है या फॉल्स है? 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इक्वल टू है तो ये चीज हो गई ट्रू। अगेन हमने यहाँ पे लिख लिया ट्रू। हम यहाँ पे आए, इसको अब एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए नीचे हम जा ही नहीं रहे, नीचे खुदा करे कि गाय का मजमून लिखा है कि जो कुछ भी है उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। हम यहाँ पे आए, रिटर्न x, x की क्या वैल्यू है 0, रिटर्न वैल्यू पूरे फंक्शन की क्या हो जाएगी 0। ये बाहर क्या भेज देगा वापस। तो जब हमने इसको 0 भेजा तो इसने 0 भेज दिया, जब हमने 5 भेजा तो इसने 5 भेज दिया। अब -5 भेजते हैं। -5 में जवाब आना क्या चाहिए 5 आना चाहिए ना, नहीं, जवाब पूरे फंक्शन का जवाब क्या आना चाहिए 5, एब्सोल्यूट वैल्यू है ना। अच्छा देखें, x इज इक्वल टू -5, सही है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या बनेगा -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो यहाँ पे पूरा क्या हो गया फॉल्स। तो इफ का उसूल क्या है कि अगर यहाँ पे ट्रू आ जाए तो ये हेडर वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, वरना क्या करता है ये नीचे चला जाता है। अब ये चला गया नीचे, ठीक है, उसने रिटर्न एक्स को एग्जीक्यूट ही नहीं किया सिरे से, इस तक बात आई नहीं है, सही है। हम चले गए एल्स के ऊपर। एल्स का क्या मतलब है, ये एल्स जो है ये इफ का भाई है, ठीक है। इफ को अगर वो चीज ट्रू हो जाए जो ऊपर इसने कंडीशनल एक्सप्रेशन इवेल्युएट की थी, अगर उसने ट्रू भेजा था तो हेडर एग्जीक्यूट होता है, अगर वो फॉल्स भेज दे तो इस एल्स के अंदर जो पोर्शन होता है वो पोर्शन एग्जीक्यूट होता है। दोबारा सुने, अगर इफ को जो कंडीशन एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने के बाद वैल्यू मिली, अगर वो ट्रू है तो हेडर वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता है, अगर वो फॉल्स है तो एल्स वाला पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। समझा की बात की। तो अब यहां पे हम आ जाएंगे एल्स वाले पोर्शन के अंदर। यहां पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न -x, x की क्या वैल्यू है -5, तो -5 इज +5, रिटर्न हो जाएगी वैल्यू क्या 5, तो रिटर्न 5 से पीछे बार क्या वैल्यू जाएगी 5। क्लियर है जी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं जरा। -x, x is greater than equal to 0, absolute value of 5, जीरो और -5। देखें नजर आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू कंपाउंड स्टेटमेंट है, सारी की सारी एक साथ एग्जीक्यूट हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, x के अंदर क्या है 5, इफ x इज ग्रेटर देन 0, x का क्या वैल्यू है 5। हम कहां पे आए, x इज ग्रेटर देन 0 ट्रू हो गया, तो देखिए वो एक छोटी सी छलांग लगा के रिटर्न x पे आया है, ठीक है। रिटर्न x, रिटर्न वैल्यू इज 5, ये वापस चला गया, वही काम कर रहा है जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया, ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, x के अंदर क्या गया 0। देखें अब ये नया x है, वो पिछली वाली वैल्यू खत्म हो गई, ठीक हो गया, नया फ्रेम बना है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू, तो हम लाइन 4 पे आए, रिटर्न x, क्या वैल्यू रिटर्न करेगा x की वैल्यू विच इज 0। अच्छा जी, वापस चले गए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, यहां पे गए, x की वैल्यू क्या है -5, -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉल्स। तो देखिए इसने छलांग कहां मारी, एल्स की बॉडी पे, गौर से देखें। इफ के अंदर जब आपको फॉल्स आया तो इसने एल्स वाला जो एल्स की जो बॉडी थी उसके ऊपर छलांग मारी है। ये इफ का उसूल है, अगर ट्रू है तो हेडर वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट करें, अगर फॉल्स है तो एल्स वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट करें। क्लियर है जी? जी सर समटाइम होता है सिर्फ इफ यूज होता है, जैसे हम कहते हैं कि हमें सिर्फ पास स्टूडेंट चाहिए, फेल गए हमें जरूरत नहीं, इफ कंडीशन लगा देते हैं तो उसमें उसको स्किप कर देगा अगर कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही। जी, वो स्किपिंग वाला पोर्शन वो तो तब आएगा जब हम किसी चीज़ को रिपीटेडली करें, अभी तो हमने रिपीटेडली किया नहीं, आते हैं उसको। ठीक है जी, ये बात क्लियर है जी, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं। अच्छा देखें, तो ये चूंकि कंपाउंड स्टेटमेंट है तो इसके अंदर एक और छोटा सा आपके पास ऑप्शन और भी है। देखें हमने क्या बात की कि यहाँ पे है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इफ के अभी तक आपने दो पोर्शंस देखे हैं, हमने कहा था ना हेड, टॉर्सो और लेग्स, तीन चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे अभी हमने दो देखे हैं, अभी तीसरी एक चीज भी देखते हैं। आपके पास क्या है कि आप कहते हैं कि भाई एक कंडीशनल एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करो, अगर ये ट्रू हो जाए तो इसका हेडर एग्जीक्यूट करो।
वरना एक और एक्सप्रेशन को चेक करो, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो x रिटर्न करो, वरना अगर x 0 के बराबर है तो फिर 0 रिटर्न कर दो, वरना, ठीक है। देखो इसको पढ़ने का तरीकाकार क्या है, नजर तो आ रहा है ना सबको जी? सॉरी दोबारा बोले। एलिफ लिखते हैं जी जी, रिटर्न एक्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं एलिफ है। देखें गौर से देखें, इफ आगे क्या है, कंडीशनल एक्सप्रेशन है। अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो क्या है, हेडर वाला पोर्शन एग्जीक्यूट करो, वरना आगे चले जाओ, ठीक है। अब जब ये आगे गया तो वहां पे इसको नजर आया एलिफ। एलिफ का मतलब है कि एल्स इफ, तो ये वही एल्स है लेकिन उस एल्स के साथ एक इफ लगा हुआ है, ठीक है, और इतना ज्यादा लगा हुआ है कि वो एस और ई भी गिर गया तो एलिफ बन गया ये, ठीक है। ये एल्स इफ है बेसिकली, लेकिन बहुत ज्यादा लिखा जाता है तो उसको शॉर्ट करके एलिफ बना लिया उन्होंने, ठीक है। ये एल्स इफ है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस थिंग, एल्स इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस थिंग, एल्स इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस थिंग। समझ आ रही बात की? मल्टीपल कंडीशन आप एक एक करके चेक कर रहे हैं। हाँ एल्स इफ आप नहीं कह सकते, एल्स इफ भी कह सकते हैं लेकिन एल्स जितने आप चाहें कर सकते हैं। देखें अब यहाँ पे अब आपके पास चॉइस आ गई, क्या आ गई, एक कंडीशन को चेक करो, ठीक है। अगर आपके पास आपके मार्क्स जो है 90 से ज्यादा हैं तो यू गेट ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड। नहीं है, अच्छा। अगर आपके मार्क्स 86 से ज्यादा हैं तो यू गेट ए ग्रेड। नहीं है, अच्छा चलो। अगर आपके मार्क्स 82 से ज्यादा हैं तो यू गेट ए माइनस ग्रेड, ठीक है। तो ये बार बार हम मुख्तलिफ कंडीशंस चेक करके, हर एक की अपनी अपनी बॉडी है। तो यहां पे देखें, इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर ये बात ट्रू हो जाए तो हम इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो हम आगे जाएंगे। आगे मिला एलिफ, तो एलिफ भी आगे मांगता है आपसे एक कंडीशनल एक्सप्रेशन। ये कोई और कंडीशनल एक्सप्रेशन भी हो सकती है, ये एग्जैक्टली यही वाली कंडीशनल एक्सप्रेशन भी हो सकती है, लेकिन जब वो पहले फॉल्स हो गई तो जाहिर बात है आगे भी फॉल्स ही होगी ना। तो आमतौर पर ये फर्क कंडीशन होती है। फिर ये नहीं हो सका तो ये देख लो, ठीक है। अगर ये नहीं हो सका तो ये देख लो, ये भी नहीं हो सका, अगर बिल्कुल आखिर में आ गए और कुछ भी नहीं हो सकता तो फिर आप मजबूरन अब आपको फेल कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ अगर ये यहाँ पे इक्वल टू होता तो फिर अगर ये बात फॉल्स हो गई तो ये वाली बात जो है ये कभी ट्रू हो ही नहीं सकती। तो ये आपने एम ही फालतू काम किया है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको उसको मैंने इसलिए इक्वल टू हटा दिया यहाँ से कि पहले आप चेक कर रहे हैं कि x से ज्यादा है या नहीं है। अगर x से ज्यादा है तो वही वैल्यू रिटर्न कर दो, 0 से ज्यादा है तो x की वैल्यू ही रिटर्न कर दो। हमने कहा था ना कि एब्सोल्यूट के 3 तरीके हैं, तो वो 3 बेसिकली हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं रीडर को कि भाई अगर ज्यादा है तो वही वैल्यू है, अगर 0 है तो 0 ही वैल्यू है, और अगर आपके पास माइनस की वैल्यू है तो माइनस, तो यानी कि उसको फ्लिप कर दो। समझ रही बात की जी? नहीं जरूर नहीं। डबल इंडेंट, हाँ गुड क्वेश्चन। एक मिनट रुके। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, देखें 5 उसी तरीके से मैं कॉल करता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0। इधर देखें भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, नेम एरर, विजुअलाइज एग्जीक्यूशन। देखें फॉरवर्ड, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, हम कहाँ गए, x की वैल्यू क्या है 5। इफ x इज ग्रेटर देन 0, है ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। x की वैल्यू 5 है, उधर देखें x की वैल्यू 5 है, 5 ग्रेटर देन 0 है। अगर है तो हम हेडर वाला पोर्शन एग्जीक्यूट करेंगे, क्या करेंगे, रिटर्न 5, वापस आ गए, ठीक हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, अब हम गए यहाँ पे, इसके अंदर हम गए, x ग्रेटर देन 0 है नहीं, क्योंकि बराबर है तो ग्रेटर नहीं है। जब ग्रेटर नहीं है तो हम कहाँ गए, एलिफ के ऊपर आए। देखें एलिफ की बॉडी में डायरेक्ट इसने छलांग नहीं मारी, क्योंकि एलिफ ने अब अपनी एक्सप्रेशन, अपनी कंडीशनल एक्सप्रेशन को पहले चेक करना है। अगर अब वो ट्रू होगी तो हम इसकी बॉडी में जाएंगे, वरना हम दोबारा नीचे चले जाएंगे, ठीक है। फॉरवर्ड, x इज इक्वल टू 0, बिल्कुल 0 के बराबर है, ट्रू हो गया। तो जब इसको ट्रू हो गया तो ये अपनी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। जब ये अपनी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो रिटर्न वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। और इसी तरीके से अब हम -5 जब भेजेंगे तो x के अंदर अब क्या है, -5 ग्रेटर देन 0 है नहीं, आगे चले गए। इक्वल टू 0 है नहीं, आगे चले गए। जब कुछ भी नहीं हुआ तो एल्स फिर किसी बात को चेक नहीं करता है। एल्स के देखें आगे कोई कंडीशन नहीं होती। एल्स का मतलब है कि बस पीछे वाली बातें अगर नहीं ट्रू हुई तो बस ये बात फिर अज्यूम्ड है। ऐसा है ना कि अगर आपका A+ ग्रेड है, नहीं A माइनस, B+, B माइनस, C माइनस, हालात खराब हो रहे हैं, D भी अगर नहीं है तो बस फिर उसके बाद अब चेक करने की जरूरत नहीं कि 0 से ज्यादा आपके मार्क्स हैं कि नहीं, बस 0 से ज्यादा है, सबको पता है, या 0 के बराबर है और या 0 से ज्यादा है, ठीक है।
तो ये है कि बस जब और कुछ भी नहीं हुआ तो आखिरी हमारे पास रास्ता यही बच जाता है कि हम कह दें कि बस वैल्यू जो है माइनस में करके दे दो। ठीक है जी, मतलब अगर ये एल्स ऊपर हो जाए तो, हाँ अगर एल्स ऊपर हो जाए तो देन इट विल नॉट मेक सेंस। और अगर ये बिल्कुल बिल्कुल, if से सर वो ऊपर हो जाए, एलिफ जो है वो इफ से ऊपर नहीं हो सकता और एल्स जो है वो एलिफ से ऊपर नहीं हो सकता, बिकॉज इट विल नॉट मेक सेंस। क्योंकि एल्स ये कह रहा है कि अगर और कुछ भी नहीं हो सका, वो कहता है यार सबर करो मैं तो चेक कर लूं पहले। ठीक है, गुड क्वेश्चन जी। और कोई सवाल हो तो पूछें। एक फंक्शन में मोर देन वन इफ यूज बिल्कुल हो सकते हैं, एक फंक्शन में एक से ज्यादा इफ भी हो सकते हैं। और यहाँ पे जरा ये बात जरा गौर से देखें कि इफ जो है वो खुद एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो इसके कोलन के बाद एक इंडेंट आपने और किया है, तो इस लाइन नंबर 4 के अंदर बेसिकली 2 इंडेंट हुए हुए हैं। एक इंडेंट फंक्शन की बॉडी के अंदर आने के लिए और एक इंडेंट इफ की बॉडी के अंदर जाने के लिए। ठीक है जी, तो वो आपको देख के पता चल रहा है कि ये इफ की बॉडी के अंदर है। तो जब आप उससे बाहर आएंगे तो इफ की बॉडी वाली खत्म हो जाएगी, लेकिन फंक्शन की बॉडी के अंदर आप अभी भी हैं। फंक्शन की बॉडी तब खत्म होगी जब इस जगह से, इस इंडेंट से आप वापस पीछे जाएंगे। ये कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट है, क्योंकि इफ फंक्शन नहीं है, फंक्शन के अंदर इफ है, यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट को कहते हैं नेस्टेड कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास नेस्टेड इफ भी हो सकते हैं। ठीक है, एक फाइनल एग्जांपल देख लें और उसके बाद फिर रुक जाते हैं। ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमने एग्जीक्यूट करके देख ली। ओके, चलिए ये कल करेंगे, खैर कोई बात नहीं। ठीक है।